हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है मौर्य वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी। मतलब इसका ये है क्वेश्चन का कि जो मौर्य वंश था उसका हमारे मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव रहा। सेकेंड है शुंग और सातवाहन कालीन मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। तो जो शुंग वंश आए थे और सातवाहन कालीन वंश आए थे उसमें हमारे मध्य प्रदेश का क्या प्रभाव रहा, उन लोगों ने मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ पर शासन किया, क्या स्थापत्य कला है। तो इन दोनों में जो भी संबंध है इन वंशों और मध्य प्रदेश में, तो वो हम आज अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। ये 6 नंबर का प्रश्न है और नए सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जितने भी वंश हैं, जितनी भी रियासतें हैं, रियासतों पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ जिसमें जितनी भी रियासतें हैं, जितना भी मटेरियल हमारे इंटरनेट पर या हमारे बुक्स वगैरह में अवेलेबल है उसके द्वारा मैं आपको लेके आऊँगी। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल तो हमारे वहाँ किसी पर भी नहीं है, इतनी रियासतों को इतना डिटेल में कहीं पर नहीं दिया गया है। लेकिन जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका जो मेंस है तो मेंस में आपका जो सबसे पहले आपका जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, विश्व इतिहास है और एक है मध्य प्रदेश इतिहास। इन सब पे भारी है मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति। लास्ट एग्ज़ाम्स में हम देखें तो जो मध्य प्रदेश के पर्यटन है, मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल है, बौद्धकालीन स्थल है, इन्हीं पे ही 15 नंबर में प्रश्न आता है। तो जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसकी मध्य प्रदेश की कला संस्कृतियाँ हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, उन्हें बहुत अच्छा कर लो तो क्या है आपका इतिहास की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी ही कंडीशन भूगोल में है। मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत अच्छे से कर लो, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की मिट्टी और मध्य प्रदेश के खनिज अलग मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट जो है बहुत अच्छे से कर लो तो मध्य प्रदेश का भूगोल सॉल्व हो जाता है। इसी के मद्देनज़र रखते मैं मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स बनाई हूँ। मैं उसमें मैंने 4 फाइलें बनाई हैं। एक मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति की है, दूसरी मध्य प्रदेश के भूगोल की है, तीसरी मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और स्वास्थ्य की है और मध्य प्रदेश में जितने संगठन हैं, और चौथी फाइल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश आपको बहुत अच्छे से करना है। शुंग और सातवाहन कालीन मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। मौर्य सम्राट का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक। तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त की हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा में रहकर अपने साम्राज्य का शासन करता था। विदिशा कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है। तो विदिशा में ही रह के जो अग्निमित्र है वो अपने साम्राज्य का शासन करता था। तो पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा में रहकर अपने साम्राज्य का शासन करता था। विंध्य प्रदेश में भरहुत के शिलालेखों में शुंग वंश का उल्लेख आया है। विंध्य प्रदेश में जो भरहुत के शिलालेख हैं, भरहुत का जो स्तूप है जहाँ पे सतना में है, जो वहाँ पर शुंग वंश का उल्लेख आया है, वहाँ पे उत्कीर्ण है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये जो क्षेत्र हैं वो उनके साम्राज्य के अंतर्गत थे। मतलब जो भरहुत का स्तूप है, भरहुत का जो क्षेत्र है, सतना जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ शुंग वंश का उल्लेख आया है, कहीं कहीं वो उत्कीर्ण है, कुछ स्थापत्य कलाएँ हैं जिनसे उनके राजवंश का पता चलता है और जिससे हमें ये पता चलता है कि विदिशा में और सतना के भरहुत में शुंग वंश का कार्यकाल था। कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। उसके अनुसार जो शुंग हैं वो बैम्बिक वंश के थे। मालविकाग्निमित्रम में जो अग्निमित्रम है और मालती की प्रेम कहानी है और इसमें उन्होंने जो अग्निमित्र है उसका वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो अग्निमित्र है वो शुंग बैम्बिक वंश का था।
जो अग्निमित्र जो था वो किस वंश का था? शुंग बैम्बिक वंश का था। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा थे। हर्षचरित जो था, हर्षचरित जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी, हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई है जो हर्षचरित, तो अश्वघोष द्वारा रचित, तो इसमें भी पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण राजा बताया गया है। उसने सांची के स्तूप का आकार बढ़ाया, वेदिका स्थापना की। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन जो इसकी वेदिका जो स्थापित की थी उसके चारों ओर वेदिका बनाई थी, तो ये बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने। इसी समय भरत के स्तूप की चार दीवारी व तोरण द्वार का निर्माण भी शुंग शासकों ने ही किया था। शुंगों के बाद दक्षिण से आए सातवाहन वंश ने मालवा में प्रवेश किया। शुंगों के बाद कौन आए थे? सातवाहन वंश आए थे। इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, फिर भी प्रभाव रहा था। शुंगों के बाद दक्षिण से आए सातवाहन वंश ने मालवा में प्रवेश किया। सातवाहनों ने त्रिपुरी विदिशा पर शासन किया। सातवाहनों ने त्रिपुरी मतलब जबलपुर और विदिशा पर शासन किया। उनके सिक्के जबलपुर और होशंगाबाद से प्राप्त हुए। सातवाहन कालीन सिक्के जो हैं जबलपुर व होशंगाबाद से प्राप्त हुए, जिससे प्रमाणित होता है कि नर्मदा तक का क्षेत्र सातवाहनों के प्रभाव में रहा। कैसे पता चला? क्योंकि जबलपुर और होशंगाबाद से हमें उनके सिक्के प्राप्त हुए और विदिशा और त्रिपुरी पर भी शासन का उनका उल्लेख हमको पता चलता है, तो जिससे प्रमाणित होता है कि नर्मदा तक का क्षेत्र सातवाहन कालीन राजाओं के शासन में था। इस प्रकार हमने शुंग वंश और सातवाहन कालीन मध्य प्रदेश पर लिखा। अब हम पढ़ते हैं मौर्य कालीन और मध्य प्रदेश। आपको ये समझ में आ गया होगा शुंग कैसे, किस तरह शुंग में रहा था, तो कैसे बृहदत्त की हत्या करके स्थापना की, फिर विदिशा पे शासन किया, फिर कई जगहों पे हमारे स्तूप में उनका उल्लेख मिलता है, कालिदास की रचना में भी उनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद हर्षचरित भी बताते हैं कि वो एक ब्राह्मण राजा थे। उन्होंने सांची के स्तूप का आकार बढ़ाया, तोरण द्वार का निर्माण किया। शुंगों के बाद सातवाहन वंश आए थे और डायरेक्ट उन्होंने सीधे जब आए थे तो उन्होंने मालवा में प्रवेश किया था, इसलिए मालवा क्षेत्र पर सातवाहनों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। त्रिपुरी, विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद, इससे प्रमाणित होता है कि नर्मदा तक का क्षेत्र इनके प्रभाव में था। अब हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप परचेस कर सकते हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, और ये आपकी 24 फाइल रहेंगी जिसमें सभी टॉपिक तैयार रहेंगे और आपका पूरा एक पैकेज है 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 6260190944 पर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और नोट्स की डिटेल, नोट्स पूरी तरह हस्तलिखित रहेंगे और प्रश्न उत्तर श्रृंखला में रहेंगे। नेक्स्ट है मौर्य वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। तो मौर्य वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी मतलब मौर्य वंश का प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पे कैसा रहा। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी में मौर्य वंश ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। राजनीतिक एकता मतलब पूरे भारत को एक किया राजनीतिक रूप में। नंद वंश को हटा के चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो नंद वंश था उसको हटाकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने पिता बिंदुसार के समय अशोक लगभग 11 वर्षों तक अवंती का शासक रहा। अशोक कहाँ का शासक? अशोक अवंती का शासक रहा। अवंती मतलब उज्जैन। उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो अब यहाँ पे अशोक का शासन रहा है। अशोक यहाँ राज्यपाल था, अवंती मतलब उज्जैन में। तो इससे प्रमाणित होता है कि मौर्य वंश का प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश में था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री श्रीदेवी से किया। अशोक ने अपना विवाह भी मध्य प्रदेश में ही किया था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो उनकी पुत्री है, जो विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी श्रीदेवी, उनसे अशोक ने विवाह किया। उन्हीं के नाम पर जो विदिशा का कॉलेज है, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वो इन्हीं के नाम पे ही बना हुआ है। मौर्यों ने मध्य प्रदेश में अवंती नामक प्रांत बनाया। मौर्यों ने ही मध्य प्रदेश का उज्जैन नामक प्रांत, जो पहले अवंती कहा जाता था, बनाया, और जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। सम्राट अशोक ने उज्जैनी और निमाड़ के कसरावत में स्तूप का निर्माण किया। सम्राट अशोक ने उज्जैनी में भी स्तूप बनवाए, निमाड़ के कसरावत में भी बनवाए। स्तूप बनाते इसलिए थे क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तो इसलिए वो जगह जगह पर उनके स्तूप बनवाते थे। रायसेन और सतना जिले में भी उन्होंने स्तूप का निर्माण कराया।
जबलपुर के पास रूपनाथ, विदिशा के पास वेशनगर, पवाया मतलब ग्वालियर के पास, एरन मतलब सागर और गुर्जरा मतलब दतिया इत्यादि में मिले अशोक के स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि मौर्य वंश पर मध्य प्रदेश का गहरा प्रभाव है। ये सभी जो स्तूप हैं जो अशोक कालीन हैं और हमारे मध्य प्रदेश में है, जिससे पता चलता है कि मौर्य वंश का हमारे मध्य प्रदेश पर प्रभाव था। ये एक मैप के द्वारा भी मैं बताई हूँ। जैसे कि यहाँ पे विदिशा पे यहाँ पे क्षेत्र था उनका, सांची में क्षेत्र था, उज्जैन में था, निमाड़ में था, दतिया में था, ग्वालियर में था, सतना में था। तो ये जो जितने भी ज़िले हैं या जहाँ पे इनका स्तूप और इनके प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे हम ये मैप से लोकेट कर देंगे। तो मौर्य वंश और मध्य प्रदेश को हम मैप में लोकेट कर देंगे साथ ही में। और उसी तरह हम जो जहाँ पे हमारे सातवाहन, कालीन और शुंग वंश मिले थे, उसे भी हम मध्य प्रदेश वो मैप में लोकेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने मौर्य वंश और मध्य प्रदेश पढ़ा, तो किस प्रकार से उन्होंने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, और फिर अवंती का शासक रहा, फिर विदिशा की श्रीदेवी से शादी की, फिर अलग अलग स्तूप के निर्माण की, जिससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का जो प्रभाव था। इस प्रकार से हमारे आज के 2 कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। ये मेरे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप उन लोगों के लिए हैं जो नोट्स परचेस करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स है। तो अगर आप लोग भी नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पॉलिटिकल नोट्स का बुकिंग आरंभ है। अभी जो नोट्स आपको 300 में मिल रहा है, 25 के बाद आपको 450 का मिलेगा। और यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। ग्रुप में दी हुई डिस्क्रिप्शन से आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।